करीब 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर शासन किया और हमें गुलाम बनाए रखा। लेकिन ये अंग्रेज यहाँ क्यों और कब आए? कब हमारे ऊपर मुगलों का शासन ब्रिटिश राज में बदल गया? और कैसे मुगलों का ताकतवर साम्राज्य, लाखों सैनिकों की सेना जो कि युद्ध कौशल में पारंगत थी और शासन का उच्च अनुभव होने के बावजूद पतन की ओर चला गया। ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी जो भारत में ट्रेड करने के लिए यहाँ के शासकों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि बाहर दूर देश से आए व्यापारी व्यापार करने के साथ साथ हम पर राज करने लगे? आज हम साथ मिलकर जानते हैं बिजनेस, ट्रेड, अलायंस, वॉर और डिवाइड एंड रूल की वो कहानी जिसने हमारे देश की किस्मत बदल के रख दी। भारत एक संपन्न देश होने के साथ साथ सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि पूरे विश्व के उत्पाद का 25% भारत में ही होता था। भारत की ख्याति दूर दूर देशों में यूरोप तक फैली हुई थी। भारत के वैभव के बारे में सुनकर कई यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ ट्रेड करना चाहती थीं। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और डच इनमें से प्रमुख थीं। 16वीं सदी के अंत में 31 दिसंबर सन 1600 में यूरोप के ब्रिटेन में कई व्यापारियों ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक कंपनी का गठन किया, जिसका उद्देश्य मसाले और अन्य वस्तुओं का ट्रेड करना था। इसी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। अगस्त 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सूरत शहर के किनारे आकर लग गया। जहाज के कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। इस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। मुगल शासन की उस वक्त राजधानी आगरा थी और जहांगीर आगरा से ही अपना शासन करते थे। ऐसे में हॉकिंस को ट्रेड की इजाजत लेने के लिए आगरा जाना पड़ा और इसमें उसको 1 साल का वक्त लगा। जहांगीर से मुलाकात करके विलियम हॉकिंस ने जब सूरत में ट्रेड की इजाजत मांगी तो जहांगीर ने इनकार कर दिया। इसकी वजह पोर्तुगीज थे जो सूरत में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे और उनसे व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा था। जहांगीर के इनकार के बाद कंपनी मुगल टेरिटरी के बाहर ट्रेड के लिए कोई और जगह तलाशने लगी जहां किसी और राजा का शासन हो। साल 1611 में फाइनली ये आंध्रा के मछलीपट्टनम में वहां के लोकल राजा से परमिशन लेकर ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। इसी पैर जमाने की कोशिश में उसकी अन्य यूरोपीय देशों की कंपनी से टकरार होती रहती है। साल 1612 में ये दोबारा सूरत पहुंचकर पुर्तगालियों से युद्ध लड़ते हैं और सूरत से खदेड़ देते हैं, तो पोर्तुगीज वहां से भागकर बस गोवा और उसके आसपास ही सीमित रह जाते हैं। इस युद्ध को बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है। अपनी इस जीत से खुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार से 1615 में रिक्वेस्ट करती है कि वो एक राजकीय प्रतिनिधि को अपनी तरफ से जहांगीर के पास भेजें जो जहांगीर को प्रभावित कर सके, जिससे हमारा व्यापार सूरत में भी स्टार्ट हो जाए। लंदन से सर थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात करने के लिए भेजा जाता है। सर थॉमस रो अपने साथ कुछ ऐसे उपहार लाता है जो जहांगीर ने पहले कभी नहीं देखे थे। जहांगीर थॉमस रो से इम्प्रेस तो होते हैं पर ट्रेड की बात टाल जाते हैं। 3 साल तक थॉमस रो इस बात का प्रयास करते रहे, जिसका नतीजा उन्हें आखिरकार जहांगीर की इजाजत के रूप में मिल गया। EIC और जहांगीर के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए और समझौते में EIC को मुगल टेरिटरी को कुछ जगहों और बंदरगाहों से ट्रेड की इजाजत मिल गई थी, पर इसके बदले में EIC को समय समय पर कुछ पैसे मुगल शासन को देने की बात पर रजामंदी हुई। समझौते के बाद सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई और धीरे धीरे मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, आगरा और पटना में भी कंपनी ने अपना व्यापार का विस्तार किया। कॉटन, नील, रेशम, नमक और बाद में अफीम और चाय के व्यापार से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। कंपनी का व्यापार खूब फल फूल रहा था। मुगल शासन का एक बहुत बड़ा हब बंगाल था। बंगाल जिसमें तब वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड आता था और ये रीजन बहुत ज्यादा ही EIC के लिए संभावनाओं से भरा हुआ था। EIC की पहुंच भारत के वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न क्षेत्रों तक ही सीमित थी और उसकी गिद्ध दृष्टि अब बंगाल पर थी। बंगाल के आसपास के एरिया में कंपनी ने अपना दखल आरंभ कर दिया था। पैसे की चकाचौंध ने कंपनी को अब पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में लेने के लिए उत्साहित किया। कंपनी का मकसद उस समय बस ट्रेड को बढ़ाना ही था। इस विषय में ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करने के बाद गवर्नमेंट ने कंपनी को भारत की राजनीति में दखल देने का अधिकार और ऑर्डर दिया। इसके बाद से कंपनी को राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में लेने, खुद के रुपए छापने, गठबंधन करके या स्वतः सरकार बनाने के साथ साथ युद्ध करने तक के अधिकार मिल गए थे। इसके बाद कंपनी ने अपने कंपटीटरों का जमकर मुकाबला किया और उनके व्यवसायिक क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करती हुई खुद को और शक्तिशाली बनाने में लग गई। बंगाल के आसपास की टेरिटरी पर EIC का अधिकार और दखल बढ़ने लगा था। उस समय औरंगजेब भारत का शासक था, जिससे हर कोई डरता था। कंपनी के बंगाल में व्यापारिक हस्तक्षेप को देखकर औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज था। EIC का प्रभाव बंगाल में बढ़ते देख औरंगजेब ने सोचा कि इनको बाकी की टेरिटरी में इतनी सहूलियत दी जा रही है, जगह जगह इनको फैक्ट्री लगाने की इजाजत भी दी गई, तब भी ये लोग बंगाल पर नजर गड़ाए बैठे हैं।
औरंगजेब इनको बंगाल में किसी भी तरह की फैक्ट्री स्टेब्लिश करने से साफ मना कर देता है। कंपनी का निदेशक सर जोजिया चाइल्ड इस बात से बहुत नाराज होता है और अभी अभी मिली ताकत और अपने डोमिनेंट नेचर की वजह से मुगल शासन के खिलाफ 1686 में जंग छेड़ने का ऐलान करता है। इस समय बंगाल का गवर्नर औरंगजेब का भांजा शाइस्ता खान था। कंपनी का ये बड़ा ही फुलिश स्टेप होता है कि वो औरंगजेब से युद्ध का ऐलान करती है। वो औरंगजेब जिसकी सेना में 40 लाख तो सैनिक ही थे और कंपनी की सेना हार जाती है। मुगल सेना से बुरी तरह हारने के बाद ईआईसी को औरंगजेब के अत्यधिक गुस्से का शिकार होना पड़ा। ईआईसी के बंगाल के आसपास के कारखाने नष्ट करके उनके ऑफिसर्स को बंगाल से मार मार कर बाहर निकाला गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों से बांधकर बंबई शहर की सड़कों पर घुमाया गया और उनकी सारी फैक्ट्रियां जब्त कर ली गईं। मुगलों ने अंग्रेजों को उसकी असल औकात दिखाई और कंपनी को इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को बचाने के लिए औरंगजेब के दरबार में घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ी। ईआईसी की इसमें बहुत बेइज्जती हुई और इसकी एक पेंटिंग तक बनाई गई। 1690 में औरंगजेब ने ईआईसी को माफ कर दिया और उनके व्यापारिक परमिट को बहाल करते हुए जब्त की हुई सारी फैक्ट्रियां उन्हें वापस कर दी, पर साथ ही 1.5 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगाया, जो आज के करीब 35 करोड़ रुपए के समथिंग होता है। कंपनी को इस बड़ी बेइज्जती से एहसास हुआ कि ये राह इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए कंपनी ने बस शांत रहकर अपना काम करने और सही वक्त के इंतजार करने का फैसला किया। कंपनी के लिए ये सही वक्त सन 1707 में आया, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल शासन बिखरने लगा। गद्दी के लिए संघर्ष होने लगे। उसके बाद कई शासक आए और गए, पर उसमें से कोई भी उस काबिल नहीं था जो शासन की बागडोर स्ट्रांगली हैंडल करे, जैसे औरंगजेब के शासन तक होती थी। मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में लड़ाइयां होने लगीं और दूसरी तरफ जो लोकल नवाब या राजा थे वो अपने अपने क्षेत्रों को मुगल शासन से मुक्त करके अपने अधिकार में लेते जा रहे थे। अलग होने के साथ साथ उन्होंने किसी भी तरह का टैक्स केंद्र में मुगल शासन को देना बंद कर दिया था और इससे मुगल हुकूमत को अपना शासन सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतें आने लगी थीं। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके को अपना फायदा उठाने में इस्तेमाल किया। वो लाखों की संख्या में लोकल इंडियंस को पैसों का लालच देकर ब्रिटिश सेना में भरने लगी। इस सेना का इस्तेमाल वो अन्य यूरोपियन देशों के ट्रेडर्स के खिलाफ युद्ध लड़ने में करती, जिससे ब्रिटिश सेना युद्ध कौशल में पारंगत हो चुकी थी। कंपनी का लोकल इंडियंस को सेना में भरने का ये एक इम्पोर्टेंट मूव साबित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी स्थानीय नवाब, मुगल्स, सिख और राजाओं की बड़ी सेना होने के बावजूद लड़े गए युद्धों को आसानी से जीत लेती थी, क्योंकि ब्रिटिश सेना के पास युद्ध लड़ने के नए अनुभव, अभ्यास और नए साधन थे जो कि अन्य किसी के पास नहीं थे। मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध पहले से ही औरंगजेब के समय से चलते रहे थे। औरंगजेब के बाद मराठाओं ने मुगल टेरिटरी को अपने अधिकार में लेना शुरू किया और नॉर्थ में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। 1739 में लूट के इरादे से ईरान से आए नादिर शाह ने भारत आकर बहुत बड़ी लूट को अंजाम दिया और भारत की समृद्धि, करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी लूट के ले गया। इस अप्रत्याशित हमले ने मुगलिया शासन की जड़ें हिलाकर उसे और भी कमजोर कर दिया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड का पूर्ण अधिकार नहीं मिला था, पर फाइनली 1717 में मुगल शासक फारूक शियर ने कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने के लिए दस्तक इशू कर दिया। दस्तक कस्टम ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री ट्रेड करने का परमिट होता था। फारूक शियर का यह फैसला कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत थी और कंपनी को बंगाल में फैक्ट्री सेटअप करने की इजाजत मिली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी और बढ़ने लगी। फारूक शियर की अनुमति मिलने के बाद भी बंगाल का गवर्नर मुर्शिद कुली खान ने दस्तक का विरोध किया। इससे गवर्नर और ईस्ट इंडिया कंपनी में मतभेद चलता रहा। बंगाल विश्व भर में कपड़े, मलमल और जहाज बनाने का एक बड़ा केंद्र था। रेशम, कॉटन, लोहा और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात यहाँ से होता था। ईआईसी का बंगाल के लिए इतने उतावलेपन का यही कारण था। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहेव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कंपनी से मुक्ति पाने के लिए कलकत्ता पर हमला करके ईआईसी के सैकड़ों अधिकारियों को एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया, जिसमें से कई सारे ऑफिसर्स मारे गए। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। अब ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था और बंगाल की गद्दी पर बैठना चाहता था, उसके साथ मिलकर 23 जून सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। नए संसाधनों के अभाव में एक बड़ी सेना होने के बावजूद सिराजुद्दौला जंग हार गया। उसके बाद मीर जाफर को नवाब बनाकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर बस नाम का नवाब था, असल राज तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। जो भी कमाई बंगाल से होती थी वो भी मीर जाफर के माध्यम से कंपनी को मिल रही थी।
दिन ब दिन अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके और पैसे कमाकर ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रांग होती जा रही थी। मीर जाफर ने विद्रोह करना चाहा तो उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया गया। फिर मीर कासिम ने भी विद्रोह करा और कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसमें वो हार गया। हारा हुआ मीर कासिम बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सुजाउद्दौला और उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर ईआईसी के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ता है और इसमें भी हार जाता है। थककर अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब खुद का गवर्नर अपॉइंट करने का सोचती है और मुगल शासक शाह आलम II के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करती है। इस संधि में बंगाल के गवर्नर का पद अब रॉबर्ट क्लाइव को दिया जाता है और संधि से बंगाल का रेवेन्यू अब से सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने लगता है। इसी के साथ ईआईसी ने बंगाल की आधिकारिक तौर पर सत्ता हासिल कर ली थी और बंगाल को अपने नियंत्रण में लेने के बाद यहाँ के व्यापारिक और राजनीतिक नियंत्रण अब कंपनी के पास आ चुके थे। पैसे, रिसोर्सेज और पावर के दम पर इंडिया के बाकी एरिया पर कब्जा करने के लिए कंपनी ने बड़ी बड़ी चालें खेलनी शुरू करी। जो एरिया ब्रिटिश राज्य के कंट्रोल में नहीं थे वहां इनके ऑफिसर्स जाते, जो कूटनीति से वहां के राजा महाराजा से दोस्ती बढ़ाते, उनके राज्य की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते थे, पर यह सब इनडायरेक्टली होता था। दूसरी तरफ राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी भरोसे में लेकर उनकी सहायक बनती थी। इस संधि में राजा से कहा जाता था, राज आप करो, सेना हमारी होगी जो आपकी राज्य की रक्षा करेगी। इसके बदले आप आर्मी के रखरखाव के लिए कुछ पैसे दोगे। राजा सोचते कि अब हमें अपनी आर्मी मेंटेन नहीं करनी होगी और हमारे पैसे भी बचेंगे। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी अपनी देकर राजा को इनडायरेक्टली गुलाम बनाया जा रहा था, जो कंपनी से विद्रोह भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास उसकी अपनी आर्मी नहीं थी। ऊपर से राजा आर्मी को पैसे भी देता था, वो भी बेनिफिट था। राजा महाराजा के पेमेंट न दे सकने की हालत में ईआईसी उनके राज्य का कुछ हिस्सा ले लेती थी। इस तरह से धीरे धीरे कंपनी अपनी टेरिटरी बढ़ा रही थी। कंपनी ने कहा था कि वो निजी मामले में टांग नहीं अड़ाएगी, पर पीछे से इनके ऑफिसर्स, जैसा मैंने पहले बताया था, वो ऑलरेडी टांग अड़ाते ही थे। जिन भी रीजन्स ने ये संधि की वही आगे चलकर प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया कहलाए, जिन्हें आज़ादी के वक्त सरदार पटेल ने मनाकर अपने साथ मिलाया था। 1818 तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी पावर बन गई थी। इस समय तक 2/3 सब कॉन्टिनेंट ईआईसी के अंडर आ चुके थे। बाकी बचे खुचे एरिया को कंट्रोल में लाने के लिए 1847 में आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के तहत पैतृक वारिस के ना होने की स्थिति में राजा की मृत्यु के बाद उसका राज्य खुद ब खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर चला जाएगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी और 1848 से 1856 तक चली। इस नीति से 1848 में सतारा, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी और 1856 में अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। कंपनी इन सब के बाद प्रशासनिक सुधारों को लगातार करती रही ताकि उसका इतना बड़ा राज्य सुचारू रूप से चलता रहे। बाद में मराठा एम्पायर और मैसूर किंगडम, जो कि बड़ी ताकत थी, इन दोनों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया। इस पर आगे फिर कभी बात करेंगे। 1857 में कंपनी के खिलाफ पहला विद्रोह होता है, जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी। भारतीय विद्रोही भले ही इस जंग को हार गए हों, पर यहीं से आज़ादी की आग की चिंगारी डाली जा चुकी थी। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में ले लेती है। जो कुछ भी कंपनी का था वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है और ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। 1874 में कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। मुगल एम्पायर का अंत भी 1857 के बाद हो जाता है, जब आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया जाता है और जितने भी वंशज उनके आने थे सबको मार दिया जाता है। और इसी के साथ साथ मुगल शासन, जो इतना बड़ा एम्पायर था, उसका अंत हो जाता है।